नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि क्या 3 राज्यों में चुनाव हो जाएंगे रद्द। ईवीएम से छेड़छाड़ और चुनाव रद्द की खबर वाला वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। क्या पूरी खबर आपको जरूर बताएंगे दोस्तों। क्या राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में दोबारा होगा चुनाव, पूरी खबर बताएंगे। साथ ही साथ दूसरी खबर में जिक्र होगा कि भाजपा की जीत के बाद फिर कटघरे में ईवीएम। अब एसपी और आरपी के नेताओं ने उठाए गंभीर सवाल। तीसरी खबर में आपको बताएंगे कि कांग्रेस की हाई लेवल समीक्षा बैठक में मध्य प्रदेश में बड़ा फैसला। मध्य प्रदेश में कमलनाथ के नेतृत्व में लड़ा जाएगा लोकसभा का चुनाव। इसी के साथ खबर में आगे आपको बताएंगे कि पीएम मोदी को चुनौती देने बनारस जाएंगे नीतीश कुमार और कई सीटों पर दिखाएगी जेडीयू अपना दम, जिसके बाद सीधा सीधा बनारस में लग सकता है बीजेपी को झटका। और इसी के साथ खबर में आगे जिक्र होगा कि राजस्थान में जमकर दहाड़े पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। बोले 7 दिन से ये सीएम का चेहरा तय नहीं कर पा रहे हैं। और बात करते हैं अनुशासन की, तो दोस्तों यहाँ 7 दिन बीत चुके हैं, लेकिन राजस्थान को अभी तक नहीं पता है कि कौन होगा राजस्थान का मुख्यमंत्री, जिसके बाद रिजॉर्ट पॉलिटिक्स भी जमकर चल रही है। दोस्तों इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेके आए हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 के चुनाव में ईवीएम को लेकर कुछ बड़ा कदम उठाया जाना चाहिए, तो दोस्तों वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि ये बड़ी खबर सोशल मीडिया पर हो रही है वायरल। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ईवीएम से छेड़छाड़ की खबर आ रही है, जिसके बाद चुनाव रद्द होने का दावा किया जा रहा है। जी हां दोस्तों, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और मतदाताओं ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी को चुना है। लेकिन दोस्तों जो जनादेश आया है वो कई पार्टियों को हजम नहीं हो रहा है और सब यहाँ पर चौंक से गए हैं कि आखिरकार ऐसा जनादेश कैसे आ सकता है। जिसके बाद एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जो दावा कर रहा है कि देश के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ चुनाव आयोग पर जमकर बरसे हैं और अब राजस्थान और मध्य प्रदेश में फिर से चुनाव कराए जाएंगे। दोस्तों हम ऐसी किसी भी वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करते। दरअसल यूट्यूब पर वायरल हो रही वीडियो में दावा किया गया है कि विधानसभा चुनाव में इस्तेमाल हुई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के साथ छेड़छाड़ की गई है। ये वीडियो SM हेडलाइंस नाम के एक चैनल पर पोस्ट किया गया है और वीडियो में बार बार ईवीएम के साथ धांधली का आरोप लगाया गया है। कहा गया है कि बीजेपी ने मतदान से लेकर नतीजे सामने आने तक कई बार ईवीएम के साथ हेराफेरी की है। हालांकि दोस्तों आपको बता दें कि ये यूट्यूब पर SM हेडलाइन मीडिया नाम के चैनल ने अपलोड की है और इसको लेकर जांच पड़ताल भी चल रही है। लेकिन आपको ये बता दें कि ये खबर जो है इस वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने की खबर जी20 के वेबसाइट पर भी छपी है और इसीलिए हमने आपको बताया। तो दोस्तों क्या आपको भी ऐसा लगता है कि ईवीएम को लेकर जितनी भी आशंकाएं हैं सबको दूर होनी चाहिए? और क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट कराने की दिशा में चुनाव आयोग को कुछ और ट्रांसपेरेंट कदम उठाने होंगे? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि भाजपा की जीत के बाद फिर कटघरे में ईवीएम। अब एसपी व आरपी के नेताओं ने उठाए ये गंभीर सवाल। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश से बड़ी खबर। मध्य प्रदेश में बीजेपी उम्मीदों के उलट 230 सीट वाली विधानसभा में 166 सीटों पर कब्जा जमा कर दोबारा सत्ता हासिल करने में सफल रही। वहीं सत्ता में आने का ख्वाब देख रही राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस को मात्र 63 सीटें मिली, जिसके बाद कई सारे पॉलिटिकल पंडित और बड़ी बड़ी पार्टियां यहां पर आश्चर्यचकित हैं कि आखिरकार ऐसे कैसे हो गया। दरअसल मतगणना से पहले तक मध्य प्रदेश में कांग्रेस को मुकाबले में बताया जा रहा था, लेकिन नतीजे बिल्कुल ही इसके उलट आए। ऐसे में एक बार फिर से ईवीएम पर संदेह जताया जाने लगा है। इसी कड़ी में रीवा में राष्ट्रवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अविनाश मिश्रा और समाजवादी पार्टी के सिरमौर के प्रत्याशी व पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी ने संयुक्त रूप से पत्रकार वार्ता की और इस दौरान उन्होंने भाजपा पर कई गंभीर आरोप लगा दिए और कहा कि सरेआम लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। पहले छोटे छोटे दलों को खत्म किया जा रहा है, बाद में बड़े दलों का भी नंबर आएगा। अगर सब मिलकर नहीं लड़ेंगे तो भाजपा को खत्म करना असंभव हो जाएगा। दोस्तों ईवीएम के रहते भाजपा को हराना नामुमकिन, ये बयान भी नेताओं द्वारा दिया जा रहा है। बीजेपी पर ईवीएम के साथ खेला करने का आरोप लगाते हुए कहा गया कि सरेआम लोकतंत्र की हत्या हो रही है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि ईवीएम को लेकर यहाँ पर सभी दल एकजुट हो रहे हैं
और जो नतीजे आए उसकी कल्पना किसी भी एग्जिट पोल ने भी नहीं की थी कि हार जीत तो चलो जिसकी भी होगी, लेकिन इतना ज़्यादा सीटों में अंतर मध्य प्रदेश की विधानसभा के चुनाव में हो जाएगा, इसकी कल्पना किसी एग्जिट पोल, किसी ओपिनियन पोल ने नहीं की थी। और जो नतीजे आए उसके बाद से आपको बता दें दोस्तों कि विपक्षी दल इसे भाजपा की नहीं बल्कि ईवीएम की जीत बता रहे हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर वो चिंतित हैं कि आखिरकार ऐसा ही चलता रहा तो कहीं 24 के चुनाव में भी ईवीएम खेल ना कर जाए। आपको क्या कुछ लगता है, क्या वाकई में ईवीएम को लेकर सारी आशंकाएं चुनाव आयोग को दूर करनी चाहिए? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करके समर्थन दर्ज कराइएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कांग्रेस की हाई लेवल समीक्षा बैठक में बड़ा फैसला, मध्य प्रदेश में कमलनाथ के नेतृत्व में लड़ा जाएगा लोकसभा का चुनाव। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी में भले ही अभी मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री चुनने की रस्साकसी चल रही है, लेकिन कांग्रेस समय बर्बाद नहीं करना चाहती है और लोकसभा चुनाव की तैयारियां कांग्रेस पार्टी ने शुरू कर दी है। दिल्ली में मध्य प्रदेश में चुनाव में हार पर चर्चा के लिए बुलाई केंद्रीय नेताओं की बैठक में यह भी तय हो गया है कि कमलनाथ के नेतृत्व में लोकसभा चुनाव लड़ा जाएगा। मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर जीत की जिम्मेदारी कमलनाथ के कंधों पर डाल दी गई है। और इसी बीच मध्य प्रदेश के पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल ने लोकसभा चुनाव को लेकर एक चौंकाने वाला बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि जैसे परिणाम विधानसभा चुनाव में आए हैं उसके बाद तो यही कहा जा सकता है कि विपक्ष को लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में मिली हार पर शुक्रवार को दिल्ली में कांग्रेस की एक बड़ी समीक्षा बैठक रखी गई और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और शीर्ष नेता राहुल गांधी ने कमलनाथ के साथ मध्य प्रदेश के प्रभारी नेताओं के साथ चर्चा की। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि बिना समय बर्बाद किए सभी पार्टियों को अपने अपने राज्यों में यहाँ पर 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए और किसी भी नतीजे से हताश ना होकर के एक नए सिरे से शुरुआत करनी चाहिए? तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज कराइएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि पीएम मोदी को चुनौती देने अब वाराणसी जाएंगे नीतीश कुमार और कई सीटों पर दिखाएंगे अपना दम। जी हाँ दोस्तों, 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव के बाद अब आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों को अपनी कमर कसते देखा जा रहा है और इसी क्रम में बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने भी चुनाव प्रचार करने का ऐलान कर दिया है। दोस्तों, एनडीए गठबंधन को हराने के लिए देश की तमाम विपक्षी पार्टियों ने इंडिया गठबंधन बनाया है, जिसके चलते कयास लगाए जा रहे हैं कि जनता दल के नेता और बिहार के सीएम नीतीश कुमार यूपी से लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। वाराणसी लोकसभा सीट पर बीते 2 लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री बनते देखे गए हैं। ऐसे में इंडिया गठबंधन की ओर से नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने वाराणसी से प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। उन्हें इंडिया गठबंधन का पीएम चेहरा बताए जाने की उम्मीद की जा रही है और इसी बीच खबर मिल रही है कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव प्रचार का आगाज वाराणसी से करने जा रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में सभी विपक्षी दलों को एकजुट होकर बीजेपी का सामना करना चाहिए तो वीडियो को लाइक करके समर्थन दर्ज कराइए। अगली खबर, राजस्थान से बीजेपी पर जमकर बरसे अशोक गहलोत। 7 दिन में सीएम का चेहरा तय नहीं कर पा रहे हैं ये लोग और अनुशासन की बात करते हैं। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के कार्यवाहक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हार की समीक्षा बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंच गए। एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए गहलोत ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि विधानसभा के चुनाव में काम के ऊपर चर्चा नहीं हुई और बीजेपी वाले बस कन्हैया लाल मर्डर पर चर्चा करते रहे, तनाव का माहौल बनाकर ध्रुवीकरण किया, इसीलिए भाजपा जीत गई। दोस्तों, गहलोत ने कहा कि भाजपा की पोल खुलती जा रही है, 7 दिन तक तो मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं तय कर पा रहे। और बात करते हैं कि हमारी पार्टी में अनुशासन है। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्या मामले में मुझे एनआईए जांच पर कोई आपत्ति नहीं होने के दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने पड़े, जबकि ये काम नए सीएम को करना चाहिए था, लेकिन लगभग हफ्ता भर हो गया बीजेपी एक सीएम चयन नहीं कर पाई। मैं चाहता हूं कि वो इस पर जल्द फैसला ले। दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि राजस्थान को जल्द से जल्द मुख्यमंत्री मिलना चाहिए और राजस्थान के विकास में काम शुरू होना चाहिए तो वीडियो को
तो लाइक कीजिए। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर भारत बनाम दक्षिण भारत 2024 चुनाव में दिखेगा तेलंगाना में कांग्रेस की एंट्री का असर। जी हां दोस्तों, 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजे आने के बाद उत्तर बनाम दक्षिण भारत की नई बहस शुरू हो गई है। उत्तर भारत के हिंदी हर्टलैंड के 3 राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी ने प्रचंड बहुमत हासिल किया है। बीजेपी ने जहां कांग्रेस से छत्तीसगढ़ और राजस्थान छीना है, वहीं मध्य प्रदेश की सत्ता बरकरार रखी है। दूसरी ओर कांग्रेस ने कर्नाटक के बाद दूसरे दक्षिण राज्य तेलंगाना में एंट्री की है। दोस्तों, विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद आखिर उत्तर बनाम दक्षिण भारत की राजनीति को लेकर बहस क्यों छिड़ी है? क्या 2024 के लोकसभा तेलंगाना में कांग्रेस की एंट्री का असर क्या 2024 के चुनाव में देखने को मिलेगा? दोस्तों, विधानसभा चुनाव के नतीजे के साथ ही उत्तर भारत में बीजेपी और कांग्रेस दोनों का दबदबा है, लेकिन दक्षिण भारत में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि कर्नाटक के बाद तेलंगाना दूसरा ऐसा राज्य है जहां पर बीजेपी को बड़ा नुकसान हुआ है। उत्तर भारत की भी बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश और पंजाब जैसे राज्यों में गैर भाजपा सरकार है, लेकिन फिर भी आपको बता दें दोस्तों कि सभी विपक्षी दल को एकजुट होने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन उससे पहले यहां पर तेलंगाना में जो जीत कांग्रेस पार्टी की हुई है, उसने कहीं ना कहीं दक्षिण भारत में कांग्रेस को आश्वस्त कर दिया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में दक्षिण भारत से अच्छी खबर आने वाली है। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में बताइए। वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। तेलंगाना सरकार ने शुरू की महिलाओं ट्रांसजेंडरों के लिए मुफ्त बस यात्रा योजना। जी हाँ दोस्तों, तेलंगाना सरकार ने 6 गारंटी महालक्ष्मी योजना शुरू की है, जिसके तहत तेलंगाना निवासी सभी आयु वर्ग की लड़कियां और महिलाएं और ट्रांसजेंडर व्यक्ति तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा संचालित बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस ईवीएम से असंतुष्ट, खटखटाएगी कोर्ट का दरवाजा। जी हां दोस्तों, अब ईवीएम को लेकर कोर्ट जाने वाली है कांग्रेस पार्टी। विधानसभा चुनाव के नतीजे को देखते हुए कांग्रेस में असंतोष की भावना जाग गई है और उसने स्पष्ट तौर पर ईवीएम को दोषी माना है। और जबलपुर में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद विवेक तनखा का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने चुनावी नतीजों को लेकर पारदर्शिता पर सवाल उठाया और उन्होंने स्पष्ट किया कि ईवीएम मुद्दे को लेकर कांग्रेस के पास अदालत का दरवाजा खटखटाने का रास्ता खुला हुआ है। चुनाव में पारदर्शिता के मुद्दे को लेकर संसद, कोर्ट, चुनाव और जनता के बीच जाने के लिए कांग्रेस के पास रास्ते खुले हुए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव में जो प्रदर्शित होनी चाहिए वो नहीं दिखी। चुनाव के पहले ग्राउंड में बदलाव का माहौल था, लेकिन चुनावी नतीजे के बाद लोगों में आक्रोश नजर आ रहा है। विवेक तनखा ने कहा कि चुनाव में पारदर्शिता का मुद्दा INDIA यानी कि इंडिया गठबंधन का अहम विषय रहने वाला है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के अस्तित्व के लिए जरूरी है कि सब मिलकर लड़ाई लड़ें। दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि ईवीएम को लेकर कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा देना चाहिए? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो लाइक करके समर्थन दर्ज कराइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि ये खबर आ रही है राजस्थान से। राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन? 30 विधायकों के समूह से बातचीत कर रहे हैं जेपी नड्डा। जी दोस्तों, भाजपा प्रमुख जेपी नड्डा राजस्थान में नवनिर्वाचित विधायकों के साथ एक आभासी बैठक कर रहे हैं, क्योंकि पार्टी राज्य में सरकार गठन पर विचार विमर्श कर रही है। नई मुख्यमंत्री को लेकर सस्पेंस जारी है, जिसके चलते नड्डा को 30 विधायकों के बैच में बीजेपी सांसदों से बातचीत करनी पड़ रही है। पार्टी ने उन 3 राज्यों के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं जहां वो हाल के विधानसभा चुनावों में विजयी हुए हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस ने की छत्तीसगढ़ के नेताओं की समीक्षा, लोकसभा चुनाव में मजबूती से उतरने पर दिया जोर। जी हां दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ नेताओं के साथ हालिया विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर समीक्षा बैठक की, जिसमें यह फैसला किया गया कि कमियों को दूर कर लोकसभा चुनाव में मजबूती से उतरना है। पार्टी मुख्यालय में इस समीक्षा बैठक में कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, निवर्तमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश प्रभारी एवं महासचिव कुमारी सैलजा और वरिष्ठ नेता TS सिंहदेव तथा कई अन्य मौजूद थे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। तेलंगाना में ओबीसी को प्रोटेम स्पीकर बनाया, भाजपा ने काटा बवाल, शपथ लेने से किया इनकार। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर तेलंगाना में AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया और अब नवनिर्वाचित नेताओं को प्रोटेम स्पीकर अकबरुद्दीन ओवैसी के समक्ष तेलंगाना विधानसभा के सदस्य के रूप में शपथ लेनी है। वहीं बीजेपी विधायक शपथ ग्रहण का बहिष्कार कर रहे हैं। बीजेपी के विधायक T राजा का कहना है कि वो अकबरुद्दीन ओवैसी से शपथ नहीं ग्रहण करेंगे। बीजेपी के अन्य विधायक भी T राजा के समर्थन में आ गए हैं। वहीं दोस्तों
दोस्तों, AIMIM विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी को तेलंगाना विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किए जाने पर बीजेपी नेता टी राजा सिंह का कहना है कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस की सरकार बनने और रेवंत रेड्डी के सीएम बनने के बाद कांग्रेस का असली चेहरा सामने आ गया है। रेवंत रेड्डी हर बार बयान देते थे कि बीजेपी, AIMIM और BRS एक हैं, लेकिन तेलंगाना की जनता जान गई है कि कौन किसके साथ है। हम ऐसे व्यक्ति के सामने शपथ नहीं लेंगे, हम बहिष्कार करेंगे। तो दोस्तों, तेलंगाना में कांग्रेस ने किया कुछ ऐसा जिसके बाद अब लग गई है भाजपा को मिर्ची। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में बताइए। वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि बागियों को लेकर भाजपा ने दिल्ली भेजी गोपनीय रिपोर्ट। राजस्थान में मुश्किल में राजे। जी हां दोस्तों, भाजपा इन चुनावों में 130 तक सीटें जीतने का अनुमान लेकर चल रही थी, लेकिन 115 सीटें ही मिल पाई। भाजपा पदाधिकारियों और वसुंधरा राजे के बीच सीधे तौर पर टकराव की स्थिति अब नजर आ रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मायावती को मिला अखिलेश यादव के सहयोगी का समर्थन। बीजेपी को दी चेतावनी, कहा भयंकर परिणाम भुगतना पड़ेगा। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के सहयोगी दल अब बसपा प्रमुख मायावती के लिए भी नरम नजर आने लगे हैं। उन्हें बसपा का बचाव करते हुए बीजेपी को उन्होंने चेतावनी दी है। यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी के साथ रहे महान दल ने फिर से अपना रुख स्पष्ट कर दिया है और महान दल प्रमुख केशव देव मौर्य लगातार सपा प्रमुख अखिलेश यादव के साथ नजर आ रहे हैं। उन्होंने 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान अखिलेश यादव का साथ दिया, लेकिन अब उन्होंने बसपा के प्रति नरम रुख अपना लिया है। केशव देव मौर्य ने शुक्रवार को कहा कि मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा ही भाजपा की बी टीम नहीं है। केवल सपा बसपा ही दलित पिछड़े अल्पसंख्यकों के हित में RSS को टक्कर देने में सक्षम है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। लंबित फंड पर चर्चा के लिए PM से 18-20 दिसंबर के बीच का समय मांगा, CM ममता का बयान। जी दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार को कहा कि उन्होंने राज्य सरकार की विभिन्न केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत लंबित फंड पर चर्चा करने के लिए 18 से 20 दिसंबर के बीच नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक के लिए समय मांगा है। दार्जिलिंग जिले के सिलीगुड़ी के पास बागडोगरा हवाई अड्डे पर मीडिया कर्मियों से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वो 18 दिसंबर को विपक्षी गुट इंडिया की बैठक में हिस्सा लेने के लिए नई दिल्ली जा रही हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। लोकसभा चुनाव से बड़ी खबर, चुनाव के लिए कमर कस ले कांग्रेस कार्यकर्ता। संजय रत्न का ऐलान, अब एकजुट होकर करना है काम। जी दोस्तों, प्रदेश की कांग्रेस सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में धर्मशाला में होने वाली रैली को सफल बनाने के लिए शुक्रवार को डाडासीबा में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी जसवा पारगपुर की बैठक पूर्व कर्मचारी एवं कामगार कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में हुई। दोस्तों, यहां पर एकजुट होकर काम करने और 2024 के चुनाव के लिए कमर कस लेने का ऐलान किया गया। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। स्टालिन सरकार ने चक्रवात प्रभावित लोगों के लिए मदद का किया ऐलान। राशन की दुकानों पर 6000 रुपए का होगा भुगतान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है। तमिलनाडु सरकार ने शनिवार को गुजरे हुए मिचोंग चक्रवात से प्रभावित लोगों के लिए 6000 रुपए की सहायता राशि की घोषणा की है। मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने शनिवार को चक्रवात प्रभावित लोगों को 6000 रुपए नकद देने की बात कही है। सरकार ने एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा कि चक्रवात के चलते जिन लोगों की आजीविका प्रभावित हुई है, सरकार उन्हें राशन की दुकानों पर नकद भुगतान करेगी। साथ ही अन्य श्रेणियों के तहत राहत बढ़ाई जाएगी। दोस्तों, चक्रवात गुजर गया, पर चेन्नई के कई इलाकों में अभी भी पानी भरा हुआ है। आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। पेयजल और अन्य आवश्यक वस्तुओं के लिए लोगों को भारी मशक्कत करनी पड़ रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चुनाव से पहले बड़ी गड़बड़ी आई सामने। 19,000 वोटरों का फोटो एक जैसा भेजा जा रहा है नोटिस। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर चुनाव से पहले बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। चुनाव आयोग इसे लेकर सतर्क है। स्वच्छ व पारदर्शी वोटर लिस्ट तैयार की जा रही है और इसी दौरान कोडरमा विधानसभा में 21,774 ऐसे वोटरों को चिन्हित किया गया है जिनके फोटो, नाम व पता एक जैसे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से PSE व DSE वाले वोटरों की पहचान हो पा रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चुनाव आयोग को फटकार। बम्बई हाईकोर्ट ने पूछा, पुणे लोकसभा सीट पर 6 महीने में क्यों नहीं हुआ उपचुनाव। जी हाँ दोस्तों, याचिकाकर्ता का दावा है कि कोई जनप्रतिनिधि नहीं होने के कारण पुणे की विकास परियोजना का मुद्दा संसद में नहीं उठा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ।
20 दिसंबर से वोटर लिस्ट में जुड़ेगा नाम। 6 जनवरी को पब्लिश होगी ड्राफ्ट सूची। चुनाव आयोग ने शुरू की लोकसभा चुनाव की तैयारियां। जी हाँ दोस्तों, विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद भले ही अभी सरकार अस्तित्व में नहीं आ पाई हो, लेकिन चुनाव आयोग ने अभी से लोकसभा चुनाव 2024 पर काम करना शुरू कर दिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। आरबीआई ने 500 रुपए के नोट को लेकर जारी की नई गाइडलाइन, लोगों की बड़ी चिंता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 2000 रुपए के नोट बंद करने के बाद अब 500 रुपए के नोट को लेकर नई चुनौती सामने आ गई है। आरबीआई की ताजा सालाना रिपोर्ट में 500 रुपए के नोटों से जुड़ा बड़ा मामला सामने आया है। 2000 रुपए के गुलाबी नोट बंद होने के बाद अब 500 रुपए के नोट रिजर्व बैंक के लिए गंभीर परेशानी का सबब बनते जा रहे हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक 500 रुपए के नकली नोट की घुसपैठ में लगातार बढ़ोतरी देखी गई है और वित्त वर्ष 2022-23 में 500 रुपए के करीब 91,110 नकली नोट पकड़े गए, जो पिछले साल 2021-22 से 14% ज्यादा है। तो दोस्तों, ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और साथ साथ कमेंट में लिखिए जय हिंद। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।